हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार एनसीसी में। क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस दोनों ही वीडियो चलाया जा रहा है। आपका पूरा बेसिक चलाया जा रहा है और चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और 5.1, 5.2 तक आपका खत्म हो चुका है। जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं वहाँ पे। सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी बुक में है। ईपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जानते तीनों बोर्ड एक ही होता है। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं उनके लिए 8 बोर्ड एग्जाम सबसे ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, एनसीईआरटी के लिए जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। साथ ही चैनल में आपका साइंस चलाया जा रहा है। साइंस में आपका फिजिक्स में आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, प्रकाश और मानव कॉम्बिनेशन। सर पहले डेरिवेशन बताया गया, थ्योरी बताया गया, तब आपको बताया गया न्यूमेरिकल, तब सवाल बताया गया। वही सवाल जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कोर्स से सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय है। पूरा बेसिक से बताया गया है। ठीक है। पहले बेसिक बताया, कॉन्सेप्ट डिस पावर होता है, पूरा बेसिक बताया गया है, तब कुछ और बताया गया है। ठीक है। मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। जो आज तक नहीं जानते होंगे आपको वही बताया जाएगा। ठीक है। आज तक नहीं जाने होंगे, आज तक कभी नहीं जाने होंगे, वहाँ तक बता दिया गया मस्तिष्क के बारे में। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है इसके बारे में, जो जान लीजिएगा। ठीक है। तो आज हमारा ये जो आपका जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका? तीसरा चैप्टर है। इसमें हमारा भी अंतिम चरण चल रहा है। इसके पहले जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन की कितने विधियाँ होती हैं, कितने प्रकार का होता है, मुकुलन क्या होता है, सब पुनर्बोधन क्या होता है, सब बता दिया गया है। जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, लोगों बता दिया गया है। अब जैसे वीडियो आपको ओपन करेंगे, कुमार 96 लिखेंगे, कुमार 96 स्पेस नहीं देना है, स्पेस मत दीजिएगा, कुमार 96 लिखेंगे तुरंत आ जाएगा। आपका लोगो बना होगा, उसमें सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं। आप आपका प्ले लिस्ट बना दिएगा, वहाँ पे दे सकते हैं। कुमार 96 जैसे लिखेंगे, आपका कुमार 96 स्पेस नहीं देना है, लिखना है केवल आपको यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे कुमार छोटे लेटर में कुमार 96 बिना स्पेस का। जैसे आपको ओपन करेंगे, आपका बिना स्पेस नहीं देना है, आपका डायरेक्ट ही आपका बिना स्पेस का क्लिक कीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है। कुमार 96 चैनल, प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक अलैंगिक पढ़ चुके हैं हमने, किस में आता है? लैंगिक में आते हैं। अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, जैक वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज पढ़ेंगे लैंगिक के बारे में। ठीक है। लैंगिक जनन क्या होती है पढ़ेंगे इसके बाद से। ठीक है। अलैंगिक पढ़ चुके हैं, जैक वीडियो दे सकते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्म से मिलने से होता है। देखिए, लैंगिक जनन में 2 आपका होना जरूरी होता है। 2 जीवों के मिलने से नए जीव का बनना क्या होता है? लैंगिक जनन। 2 जीवों के मिलने से नए जीव को उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं उसको? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर मादा होना आवश्यक होता है। जब नर मादा आपस में निषेचन करते हैं तभी क्या होता है? नए जीव का क्या होता है? उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, नर मादा युग्म के मिलने से प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। नर और मादा के मिलने से जो प्रक्रम होता है उसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है भाई? नर और मादा के मिलने से जो प्रक्रम होता है, ठीक है, जो भी प्रक्रम होता है उसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन होता है। तीसरा है संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। संतति में जो लैंगिक जन्म प्रजनन होता है उसमें संतति में क्या होता है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पहला है फूल पौधों का जननांग। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में? फूल पौधों का जननांग। अगला आपका है एक फूल के मुख्य भाग। एक फूल मुख्य भाग कौन होते हैं? वाय दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर तथा पुंकेसर होता है। जो पुष्पी पौधे का जो लैंगिक जनन होता है, इसमें पहला होता है फूल पौधे के जननांग से होता है, और दूसरा इस एक फूल के मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? वाय दल होते हैं, पंखुड़ी होता है, स्त्री केसर होता है और पुंकेसर होता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पूछता है पुष्प की संरचना बनाओ। पुष्प की संरचना बनाओ। अब फूल कितने प्रकार के होते हैं? जरूर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका, बहुत ही आपका क्या है? इंपॉर्टेंट। आपको जरूर ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत आपका क्या है? इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। तो फूल कितने प्रकार के होते हैं? फूल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयलिंग पुष्प होता है, दूसरा होता है एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है। फूल कितने प्रकार होता है भाई? 2 प्रकार। एक होता है उभयलिंग पुष्प होता है और दूसरा कौन होता है? एक लिंगी पुष्प होता है। अब देखिए, उभयलिंग पुष्प में कौन होते हैं? स्त्री केसर हो गया, पुंकेसर हो गया। ठीक है, दोनों, जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं उभयलिंग पुष्प। स्त्री केसर पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उस देखिए,
फूल कितने प्रकार, दो प्रकार होता है, एक उभयलिंग पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। उभयलिंग पुष्प वो होता है जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों अवेलेबल होते हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंग पुष्प। जैसे आपका जैसे सरसों हो गया, ठीक है, गुणन हो गया, सरसों क्या गुणन हो गया। और एक लिंग पुष्प क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही क्या होता है, एक ही होता है, एक ही उपज होता है। स्त्री केसर पुंकेसर में जब एक ही होता है उसको बोलते हैं एकलिंगी पुष्प। क्या होता है, स्त्री केसर पुंकेसर में से कोई एक ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। उदाहरण में आपका पपीता हो गया और कौन सा हो गया, तरबूजा हो गया, ये आपका एकलिंगी पुष्प होता है। क्या होता है यहाँ पे, पपीता तरबूजा हो गया, कौन सा पुष्प हो गया आपका, एक लिंगी पुष्प होता है। अब देखिए पुष्प की संरचना, पेपर में मतलब पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, पुष्प संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे परागकोश होता है, ठीक है, ये पंखुड़ी होता है, ये वायदल होता है, एक बीजांड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अब इसका अलग बताएंगे, इसको निकाल के बीजांड क्या होता है, ठीक है। तो पेपर में आता है, ठीक है, पुष्प की संरचना बनाओ, तो केवल पुष्प संरचना बनाना होता है। कहता है फूल के कितने प्रकार होते हैं, पुष्प संरचना बनाओ। फूल दो प्रकार के होते हैं, एक उभयलिंग होता है, एक कलिंगी होता है, आप जान चुके होंगे, बहुत आसान है, ठीक है। ये वर्तिग्राह होता है, एक अंडाशय होता है, ठीक है, एक क्या है, अंडाशय होता है, ठीक है। ये स्त्री कैसर होता है, ये स्त्री कैसर होता है, क्या पुंकेसर होता है, क्या होता है, पुंकेसर। अब ध्यान दिएगा यहाँ पे, ये स्त्री कैसर है, ठीक है, जिसमें वर्तिग्राह होता है, ठीक है, और आपका अंडाशय होता है, ये क्या होता है, पुंकेसर, इसमें परागकोश होता है, और क्या होता है, तंतु होता है। तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं, उभयलिंग पुष्प होता है जिसमें स्टिकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, उसके दो उभयलिंग पुष्प बोलते हैं। जिसमें केवल स्टिकेसर पुंकेसर को एक ही होता है, उसको बोलते हैं एकलिंग पुष्प बोलते हैं। जैसे पपीता हो गया, तरबूजा हो गया। अब पुष्प की संरचना हो गया, जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर के लिए बहुत ही दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है, उसी काट करके किया गया बीज निर्माण कैसा होता है, बीज निर्माण की प्रक्रिया। बीज निर्माण कैसा होता है भाई, परागकोश में उत्पन्न परागकण, हवा पानी, ठीक है, हवा पानी जो भी तो आपका होता है, हवा होता है, पानी होता है, ठीक है, जंतु द्वारा उसी फूल की वर्तिग्राह स्वपरागण द्वारा दूसरे फूल की वर्तिग्राह परागण के देखते होंगे। आपका जैसे गेंदा का फूल है, गेंदा फूल हो गया, हवा बहता है ना, हवा बहता है, पानी हो गया, पानी हो गया, हवा बह गया, उड़ के कहीं और चले जाते हैं, अब फिर वहाँ भी गेंदा फूल का नए आ जाते हैं, फिर नए फूल हो गया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वही आपका कह रहा है यहाँ पे, ये बनाने के लिए आता है, बहुत ही पौने आता है, वर्तिग्राह पर परागकण का अंकुरन का संरचना बनाइए, ये बनाने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों को दोनों पुष्प संरचना ये आता है, कई बार पूछे एग्जाम में, जाकर बात कर सकते हैं। दूसरा है, पराग के एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिग्राह से होते हुए बीजांड तक क्या होती है, पहुँचती है, ठीक है। तो परागकण से एक का नलिका विकसित होती है जो वर्तिग्राह से होते हुए, वर्तिग्राह से होते हुए, यहाँ वर्तिग्राह है, ठीक है, वर्तिग्राह से होते हुए कहाँ पहुँचती है, बीजांड तक, कहाँ होती है यहाँ पे, बीजांड तक क्या करती है, वहाँ पे पहुँचती है। तीसरा है, अंडाशय के अंदर नर मादा युग्म का निषेचन होता है तथा युग्म का निर्माण होता है। युग्म का होता है, जब नर मादा निषेचन होता है नए युग्म का निर्माण होगा, नए जीव उत्पन्न होगा, ये तो स्वाभाविक है, ठीक है। अगला आपका है, युग्मनजन में विभाजन होकर पुष्प भ्रूण का निर्माण होता है, बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में क्या होता है, बदल जाता है, क्या होता है, बीज में क्या होता है, बदल जाता है। अगला अंडाशय फल में बदल जाता है, तो फूल में अन्य भाग क्या होते हैं, यहाँ पे जो फूल होते हैं, जो फूल का अन्य भाग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, फूल के अन्य भाग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब जो भी फूल होता है झड़ जाते हैं, फिर नया बीजाणु उत्पन्न होता है, ठीक है, नया फल लग जाता है, जो भी आपका हो नया चीज लग जाता है। ये हमारा क्या है, ये पुष्प के बारे में था, थोड़ा सा चैप्टर है ये, ठीक है, छोटा चैप्टर देखिए इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर के लिए। पुष्प की संरचना बनाइए, अब फिर आता है आपका वर्तिग्राह पर अंकुरण को, वर्तिग्राह पर परागकण को अंकुरण, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।